ओके, हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले। उसमें से पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? अगर मेरे पास एक गिवन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसके अगर नजदीक मैंने अगर एक टेस्ट चार्ज रखा तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो गिवन पॉजिटिव चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के बाद टेस्ट चार्ज ने जो पाथ फॉलो किया ना, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ गिवन चार्ज, ठीक है, एंड द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसको याद रखना। अगर हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा तो टेस्ट चार्ज ऐसे पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे पाथ फॉलो करेगा। यानी तुम लोग देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है वो आउटवर्ड निकल रही है। कैसे निकल रही है? आउटवर्ड। अगर सेंटर में अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया और उसके नजदीक अगर मैंने टेस्ट चार्ज रखा तो वो टेस्ट चार्ज इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो लाइन्स ऑफ फोर्स सारे इनवर्ड आएंगे। कैसे आएंगे बेटा? सारे इनवर्ड। या अगर मैंने प्लस और माइनस के बीच में अगर टेस्ट चार्ज रखा, तो ऑब्वियसली बात है ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको जो दिखाते हैं हम लोग, वो पाथ को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ऐसे अलग अलग पाथ हो सकते हैं इस तरीके से। और याद रखना कि लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से हमेशा स्टार्ट होती है, यानी बाहर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती है, यानी टर्मिनेट होती है। प्लीज रिमेंबर द आइडिया, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, याद रखो। पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पहला, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि इसका मतलब क्या निकल के आता है पता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि टेस्ट चार्ज साइमल्टेनियसली दो अलग अलग पाथ ले रहा है। टेस्ट चार्ज साइमल्टेनियसली दो अलग अलग पाथ ले रहा है। इज दिस पॉसिबल? नहीं होगा। इसलिए लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा लिख लेना उसको अच्छे से, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर प्लस और माइनस चार्ज होगा दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो सारा लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, ऑल दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल contract due to the attraction between plus and minus lengthwise, will contract lengthwise due to the attraction between plus and minus। अच्छा, अगर दो पॉजिटिव चार्ज अगर ले लूं एक दूसरे के नजदीक, तो बेटा हमको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से बाहर निकलता है। तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलेंगी, इसकी वजह से ऐसे बाहर निकलेंगी, ठीक है। अब दोनों सोच रहे सर आपने ऐसे टर्न करके क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ये दोनों बेचारे इसको रिपेल कर रहे हैं ना, रिपेल। तो इसलिए इन दोनों की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन है। तो थोड़ा सा बीच में गैप रख के ऐसे बाहर निकलेगी। इस साइड में तो नॉर्मल लिखा ना, इस साइड में नॉर्मल लिखा ना, इस साइड में ऐसे बाहर निकल रहे वो नॉर्मल लिखा ना, लेकिन इनके बीच में थोड़ा ऐसे टर्न करके लेना, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है ना बेटा, उसकी वजह से ऐसे टर्न करके लेना, रिपल्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस लाइन्स ऑफ फोर्सेस will exert a pressure on each other laterally due to the repulsion, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी होता है। और एक चीज ध्यान देना, अब देखो कोई अगर एरिया है मेरे पास, कोई एरिया है, दो एरिया है बेटा, यहाँ पे दो एरिया है, ठीक है। अब पहले एरिया में मैंने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत सारे देखा है, और दूसरे एरिया में मैंने बहुत कम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखा है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्राउडिंग ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है। बस दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्राउडिंग ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, बराबर। तो अगर लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गई तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, करेक्ट है। और अगर फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, सिंपल कॉमन सेंस है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो लाइंस ऑफ फोर्स कम हो गया तो फोर्स कम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गया। इसको ऐसे बोलते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया हमारा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने दो तरीके से डिफाइन किया था। एक तरीका था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बराबर है। दूसरा तरीका था प्रैक्टिकल अप्रोच, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तीसरा और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, बट दिस एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड या मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिवाइड बाय एरिया, बट दिस एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी समझ लो मेरे पास कोई एरिया है, मेरे पास कोई एरिया है, इस एरिया से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही है, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, और समझ लो मैंने एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर, कितना लिया? 1 मीटर स्क्वायर। तो बेटा तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। कितने नंबर ऑफ लाइन जा रही है? 1 2 3 4, यानी 4 लाइंस पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया। मैं एरिया को सेम रखता हूं। अब देखो क्या करता हूं, एरिया फिर से वही लेता हूं, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेता हूं, लेकिन इसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा करता हूं, करेक्ट है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैंने ज्यादा किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस पर 1 मीटर स्क्वायर। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि एरिया से पास होने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करके याद रखना, जो भी तुम लोग एरिया ले रहे हो ना, उस एरिया पे ये सारे फील्ड लाइन कैसे होनी चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर। अगर नहीं होगा तो उसको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला तुम लोग लगा सकते हो, ठीक है? अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही बोलते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल होता है फाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बात यहाँ तक सबको? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म होता है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने ऐसे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ये जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो वेक्टर्स है, उनका सबका डायरेक्शन सेम है और सबका मैग्नीट्यूड भी सेम। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो मैंने बोला कि पहले लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पहले लाइन का वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, यानी मैग्नीट्यूड 5 है। तो दूसरे लाइन का भी मैग्नीट्यूड वही होगा, 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम और 5 न्यूटन पर कूलम, और सबका डायरेक्शन सेम होगा। और ये जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनके बीच में स्पेसिंग भी इक्वल है, स्पेसिंग भी इक्वल है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। विल यू अंडरस्टैंड? ओके। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, उन लाइंस में स्पेसिंग फिक्स नहीं होता, उन लाइंस में स्पेसिंग फिक्स नहीं है, यानी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसमें स्पेसिंग जो है वो फिक्स नहीं है, करेक्ट है? और इवन सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सेम डायरेक्शन में पार्ट हो। क्लियर है? ओके। अब हम लोगों ने समझ लिया कि
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग जाते हैं, फ्लक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, एरिया इस तरफ लेके जाओ तो इसका मतलब ई बार डॉट एस बार। अगर तुमने एरिया छोटा सा लिया डी एस बार, तो छोटे से एरिया से जाने वाले नंबर ऑफ लाइंस भी छोटे होंगे यानी कम होंगे, यानी डी फाइव। यानी अगर तुमने एरिया को अगर छोटा किया, डी का मतलब छोटा करना, तो उससे जाने वाले नंबर ऑफ लाइंस भी कम होंगी। तो ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। देखो मेरे पास एक एरिया है ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, करेक्ट है। और एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है ना, ई बार, वो वेक्टर है ना, वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्लीज रिमेंबर, हमने अब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसी का ही वेक्टर के आरो यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। इतना याद दिमाग में बैठा, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दें, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास हो रही है एरिया से, लेकिन एरिया थोड़ा टिल्टेड है। आपको पता होगा कि कोई भी एरिया अगर होता है तो उस एरिया को जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है। अगर तुमने एरिया को अगर टिल्ट किया तब भी एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये मार्कर है, ये इस एरिया को परपेंडिकुलर हो रहा है, तो एरिया सीधा रखो तब भी परपेंडिकुलर है, एरिया टिल्ट करो तब भी परपेंडिकुलर है, बराबर है, क्लियर है। तो इसका मतलब अब ये जो एरिया है इसको एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं ds बार, यानी एरिया टिल्ट किया तो एरिया वेक्टर भी टिल्ट होगा, और ये हमेशा एरिया को देखो, ये वाला नीचे वाला एरिया है उसको ये परपेंडिकुलर बनेगा। लेकिन हमारी फील्ड लाइंस कैसी बेटा, इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा, थीटा एंगल बना रही है, बराबर है। अब ध्यान से देखना, मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये फ्लक्स का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये जो नीचे का एरिया है, ये नीचे का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर, तभी ये फ्लक्स का फॉर्मूला काम करेगा। तो हम लोग काम करते हैं, ये जो टिल्टेड एरिया है ना, इसको सीधा करके लेता हूं, सीधा देखो कर दिया सीधा। अब तुम लोग सोच के देखो, एरिया को जैसे मैंने सीधा किया, अब देखो इन लाइंस देखो, अभी मेरा एरिया ऐसा था, एरिया ऐसे टिल्टेड था, उसको सीधा ऐसे किया मैंने। अब देखो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे एरिया क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नया जो एरिया बना है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो लाइंस को परपेंडिकुलर हो रहा है, क्योंकि क्लियर है बात। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ds बार एरिया वेक्टर था उसका एक कंपोनेंट निकालेंगे अलोंग ई बार। तो बेटा ds बार वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ई बार क्या होगा, ds cos थीटा होगा। क्या होगा बेटा, ds cos थीटा होगा। क्यों लिया, क्योंकि ये ds cos थीटा वाला कंपोनेंट हमारे जो नया एरिया निकाला ना उसको परपेंडिकुलर होगा। देखो पहले वाला एरिया टिल्टेड था, उसको परपेंडिकुलर था ds बार। अब जैसे मैंने एरिया ऐसे किया तो हमारा एरिया वेक्टर होगा ds cos थीटा, ये वाला, करेक्ट है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं फ्लक्स का अगर फार्मूला लिखूंगा d phi इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा बेटा ये e बार वेक्टर डॉट ds बार वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेना है इक्वल टू e ds cos थीटा। अब समझे यहां पे हम लोग e ds cos थीटा क्यों लिखते हैं, अंडरस्टैंड आइडिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे e ds cos थीटा क्यों लिखते, समझ में आ रहा है सबको, बस इतना ही पार्ट है। इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देखो, अब गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, बहुत ही सिंपल थ्योरम होगा गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम कुछ नहीं है, एक हम लोग एरिया ले लेते हैं, उसके सेंटर में एक चार्ज को रखते हैं प्लस क्यू, उसके सेंटर में, और इस पूरे एरिया में से छोटा सा एरिया में सिलेक्ट कर लेता हूं, पूरे एरिया में से छोटा सा मैंने एरिया सिलेक्ट किया, बराबर है, छोटा सा मैंने एरिया सिलेक्ट किया, छोटा सा एरिया मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, करेक्ट है। तो छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा, उसी एरिया का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बराबर। अब हमारा जो चार्ज बैठा है प्लस क्यू, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी ऐसे आउटवर्ड, दिख रहा है, ऐसे आउटवर्ड, क्लियर। अब तुम्हें देखो कि इस एरिया वेक्टर ने ई बार के साथ कौन सा एंगल बनाया, थीटा, क्लियर है, कौन सा एंगल बनाया यहाँ पे, थीटा। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पे,
गॉस थ्योरम से हम लोग क्या क्या करते हैं कि फ्लक्स का एक्चुअली वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फ्लक्स का वैल्यू, यानी इस चार्ज की वजह से पूरे एरिया में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स यानी कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे, वो होता है गॉस थ्योरम। यानी ये जो पूरे एरिया के अंदर ये हमने चार्ज को एनक्लोज किया ना, तो ये चार्ज कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाएगा थ्रू दिस गिवन एरिया, उसका वैल्यू निकालने का तरीका नहीं गॉस थ्योरम, बस दूसरा नहीं। अब वो कैसे करते हैं? अब मैंने क्या बोला था कि जैसे ही एरिया अगर टिल्टेड होगा लाइन्स ऑफ फोर्स को, तो पहले एरिया में क्या करते हैं लोग? परपेंडिकुलर टू लाइन्स ऑफ फोर्स बना के लो। तो ये एरिया हो गया, तो इसका मतलब ds का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। वो क्या है बेटा? ds cos थीटा। क्लियर है? तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होगा d phi e ds cos थीटा। क्लियर है? तो छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स हो गया, तो बड़े एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा और e का वैल्यू पुट कर लो। e की वैल्यू सबको पता है, तो समझ लो ये चार्ज और इस एरिया के बीच का डिस्टेंस है r, तो e की वैल्यू पुट करो kq/r², kq/r²। अब लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन सा चार्ज बना रहा है? ये पॉजिटिव q चार्ज बना रहा है ना, तो ये वाला होना चाहिए। क्लियर है? और एक्चुअली याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हो ना, तो याद रखना कि उसमें हमेशा सोर्स चार्ज होता है। क्या होता है? सोर्स चार्ज लिया जाता है, कभी भी इसमें टेस्ट चार्ज नहीं आता। ठीक है? पिछले वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने टेस्ट चार्ज को कैंसिल किया था इसको प्रूव करते हुए, और इसमें मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसे। क्यों लिखा? चलो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ds cos थीटा, बस यहाँ तक हमने लिखा है। अब k का वैल्यू पुट करो बेटा। k का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0 r², और यहाँ पे ऊपर बचेगा q। क्लियर है? ऊपर बचेगा, उसमें से ये जो r² है ना, ये इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा, इसका मतलब ds cos थीटा अपॉन r²। क्लियर है? ds cos थीटा अपॉन r²। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होगा, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स मिल गया। अब ये देखो एरिया अपॉन r² क्या होता है बेटा? सॉलिड एंगल। हमने पढ़ा था ना सॉलिड एंगल क्या होता है? आई विल टेल यू। देखो समझ लो मेरे पास एक स्फीयर है। क्या है? मेरे पास एक स्फीयर है। तुम लोग स्फीयर के सेंटर से अगर ऑब्जर्व करोगे, स्फीयर के सेंटर से अगर ऑब्जर्व करोगे, तो तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्फीयर अंदर से पूरा भरा होता है। तो स्फीयर के सेंटर पर तुम लोग बैठो एज अ ऑब्जर्वर, और ऊपर की तरफ देखो ऐसे स्फीयर की तरफ, तो तुमको एक सर्कुलर एरिया दिखेगा। जो सर्कुलर एरिया तुम्हारी आंखों के साथ एक एंगल सब्टेंड कर रहा है। जैसे आप काम करो, एक वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन। तुम लोग इमेजिन करो कि तुम लोग वाटरमेलन के सेंटर में बैठे हो, और वाटरमेलन के सेंटर से बैठे हो, सेंटर से वाटरमेलन की ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो एक काम करो, वाटरमेलन के ऊपर का एक ऐसे सर्कुलर सेक्शन काट दो, तो ये तुमको एरिया मिलेगा। और वो एरिया तुम्हारे आंखों के साथ जो एंगल सब्टेंड कर रहा है ना, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल ओमेगा। उसको बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल ओमेगा। और तुम्हारा आंखों से एरिया का डिस्टेंस जो है वो r है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया ने आंखों के साथ कितना एंगल सब्टेंड किया वो हम लोग निकाल रहे। तो ठीक है, तो सॉलिड एंगल का फिर फॉर्मूला होता है ओमेगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन r²। एरिया अपॉन r²। एरिया अपॉन r²। तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे फॉर्मूला निकाल? प्लेन एंगल का फॉर्मूला सबको पता है। प्लेन एंगल का देखो, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन एंगल थीटा होगा, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे जो आर्क कट किया ना, वो आर्क प्लेन सेंटर पर ये एंगल सब्टेंड कर रहा है। तो हाउ विल यू डिफाइन द एंगल? प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू आर्क प्लेन अपॉन रेडियस। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये जो एरिया है सर्कुलर, इसने स्फीयर के सेंटर में एक एंगल सब्टेंड कर दिया है। वो एंगल यानी इसी की तरह आर्क प्लेन अपॉन रेडियस, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? एरिया अपॉन r²। और एरिया का डायमेंशन मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए नीचे मीटर स्क्वायर आएगा। और इसमें आर्क प्लेन मीटर में होता है, इसलिए नीचे मीटर आता है, जो कि थीटा को डायमेंशनलेस करना है। और यहाँ पे सॉलिड एंगल को भी क्या करना है बेटा? तुमको डायमेंशनलेस करना है। समझा बात क्या बोल रहा हूँ? ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ऐसे अगर सर्कल काटते जाऊंगा, तो अगर मैंने देखो स्फीयर के ऊपर अगर ऐसा बड़ा सर्कल काटा, तो सॉलिड एंगल भी बढ़ जाएगा। तो यानी स्फीयर का मैं सरफेस के ऊपर का एरिया ले रहा हूं, तो टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr²।
कितना होगा टोटल, अगर मैं ऐसे स्फीयर के सरफेस के ऊपर अगर सर्कल काटते जाऊंगा तो टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्फीयर के लिए अगर लिखूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर कैंसिल। तो बेटा टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है हमारे फिर 4 पाई का होता है। कितना होता है 4 पाई का, 4 पाई का सॉलिड एंगल होता है। तो बस यही तुम्हारा टोटल सॉलिड एंगल होगा इंटीग्रेशन से 4 पाई का। तो इसका मतलब q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स ड्यू टू दिस एनक्लोज्ड चार्ज, ड्यू टू दिस एनक्लोज्ड चार्ज, क्यों एनक्लोज, क्योंकि एरिया ने इसको एनक्लोज कर दिया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देन गॉस थ्योरम स्टेटमेंट क्या होता है? गॉस थ्योरम स्टेटमेंट इतना होता है कि टोटल फ्लक्स is 1 upon epsilon times the charge enclosed inside a given area। क्लियर बात क्या बोल रहा हूँ? बस यही गॉस थ्योरम होता है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की बेटा जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया सबके यहाँ तक? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग अब एक काम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू मैंने बताया नहीं था, बहुत सिंपल है। समझ लो मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, और जनरली मैं जब भी वर्ड यूज करता हूं बेटा सोर्स चार्ज का मतलब वो स्टेबल होता है, टेस्ट चार्ज मूवेबल होता है। तो सोर्स चार्ज से कहीं दूर r डिस्टेंस पर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है q नॉट। तो ऑब्वियसली बात है ये सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? फिर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला लिखो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 यानी Q Q नॉट, उनके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर इनटू Q नॉट। तो पता चला मैंने अभी पहले क्या बोल रहा था कि टेस्ट चार्ज कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है सिर्फ सोर्स चार्ज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा K का वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अगर तुम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा बेटा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। अभी मैंने समझ लो इसको स्केलर फॉर्म में लिखा है। इफ यू वांट टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। तो r का यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा? r क्या है? तो यहाँ पे सिर्फ r के लिखो, बस बात खत्म हो गई, इतना ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा अब चलो, अब हम लोग एक पार्ट बचा था वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Q1 और यहाँ पे लिखा Q2। तो बेटा Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर होगा रिपल्शन, वो होगा F21। F21 का मतलब फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, और ये होगा फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। क्लियर? बस F12 बार का वैल्यू लिखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा ये वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा, लेकिन डायरेक्शन मेरे को चाहिए। तो डायरेक्शन के कुछ नहीं करना है, F12 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखो R12 और इनके बीच का डिस्टेंस है R, और इधर का यूनिट वेक्टर होगा R21। क्या होगा बेटा? R21 होगा। बस R12 F21 बार का वैल्यू होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे होगा R21, लिखा R21। अब बेटा यहाँ पे तुम देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे? F12 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 बार। ये सबको आता है ना? अगर दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनको इक्वल करने के लिए हम लोग माइनस यूज करते हैं। करेक्ट है? बस ये होता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये दोनों भी फोर्सेस जो है ना बेटा, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। दीज आर व्हाट? सेंट्रल फोर्सेस। क्यों सेंट्रल फोर्सेस? बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द चार्जेस, इसलिए सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। और जनरली याद रखिए कूलम्ब्स लॉ में हम लोग चार्जेस को लेते हुए उनको बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। क्लियर है? क्योंकि वो अजम्पशन होता है उसका, याद रखना, उसको भूलना मत। ठीक है, इस तरीके से हमने डिस्कस किया है। अब इसका इस चैप्टर का लास्ट का एक पॉइंट बचा है। लास्ट का पॉइंट क्या है? देख बेटा, एक टर्म होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, मेरे पास एक रॉड होगा और उसका लेंथ होगा L, तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, समझ इसके ऊपर चार्ज है Q, तो चार्ज Q पर यूनिट लेंथ L, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। यानी पर यूनिट लेंथ L कितना चार्ज है उसको निकालने का तरीका होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तुमको एक सिंपलीफाई कर लेते, देखो इनको सिंपलीफाई कर लेते हो। समझ लो मेरे पास लेंथ है एक 100 सेंटीमीटर का लेंथ, कितना लेंथ है 100 सेंटीमीटर का लेंथ। मैंने बोला हर एक सेंटीमीटर पर चार्ज है 2 कूलम का। चार्ज कितना बेटा 2 कूलम का हर एक सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर पर चार्ज है 2 कूलम का। तो कॉमन सेंस की बात है, 1 सेंटीमीटर पर अगर 2 कूलम का चार्ज होगा तो 100 सेंटीमीटर पर चार्ज कितना होगा बेटा 2 × 100 200 कूलम होगा, क्योंकि 1 ही सेंटीमीटर का 2 कूलम है तो 100 सेंटीमीटर 200 कूलम। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, तो 200 कूलम डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, तो वही आ रहा है बेटा 2 कूलम पर 1 सेंटीमीटर। अब समझा, ये मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या किया कि एक यूनिट लेंथ पर, जैसे 1 सेंटीमीटर यहां पे आ रहा है, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है 1, यानी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है बात, बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसी तरीके से एरियल चार्ज डेंसिटी भी होता है। एरियल चार्ज डेंसिटी यानी अगर कोई मेरे पास अगर एरिया है, ऐसे एरिया है, उस पर अगर चार्ज है तो हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा को लिखते हैं, कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया। यानी बहुत बड़ा एरिया होगा तो उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। इसके नोट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। और फाइनली होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। अगर बड़ा सा वॉल्यूम है कोई स्फेरिकल तो उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है तो उसको गैमा से डिनोट करते हैं, हम उसको लिखते हैं Q बाय वॉल्यूम। Q बाय वॉल्यूम इसका नोट होता है कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। बस क्लियर बात। तो हमारे यहाँ पे बेटा टॉपिक खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।